सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है। तो आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। तो अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है। एक्चुअली में हुआ क्या, दिसंबर 2022 में सुरेश एन पटेल के रिटायर्ड होने के बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे, लेकिन अभी इनको परमानेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें, स्थापना होती है 1964 में, और इस आयोग की जो स्थापना है किसकी सिफारिश पे की गई थी, के संथानम समिति की सिफारिश पे। बाकी आप जानते हो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार हैं। सीबीआई प्रमुख बने थे प्रवीण सूद, और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन है। और अनंत से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अनंत माहेश्वरी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अनंत माहेश्वरी ये भी क्या बने। जबकि अगर आपसे पूछे कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है हमारे, तो अजय कुमार सूद हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का अभी जारी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जो संबंधित होंगे हमारे नए संसद भवन से। तो पहले तो इसका उत्तर होगा 75 रुपीज का। और 75 रुपीज का ही क्यों, क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, जिसे कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान ये 75 रुपए का नया स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। इस सिक्के के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, सिक्के के अग्रभाग में अशोक स्तंभ का सिंह ये शीर्ष पर है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी भाषा में इंडिया लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ देखोगे तो नए संसद भवन की तस्वीर है, जिसके ऊपर देवनागरी लिपि में संसद संकुल और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा है। अब नए भवन की हम चर्चा कर लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इससे रिलेटेड इस प्रश्न में मैं सारे आपको बता दूंगा। ज्यादा फालतू बकवास नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। जैसे कि इसका निर्माण ये किसके द्वारा किया गया, तो टाटा कंपनी के द्वारा। इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन थे, गुजरात के बीमल पटेल। और संसद भवन को सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। आकार में बात करोगे तो त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर इन शेप है। क्षमता की बात करें तो लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं, यानी कि संयुक्त सत्र होने की स्थिति में लोकसभा के 1272 सदस्य यहाँ पे बड़ी आराम से बैठ सकेंगे। और ये ध्यान रखना कि लोकसभा चैम्बर राष्ट्र पक्षी मोर की थीम पर आधारित है और राज्यसभा चैम्बर राष्ट्र फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। नए संसद भवन में 3 दरवाजे हैं, इनके नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और आपने सुना होगा कि यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है उसके बगल में सेंगोल रखा गया है। सेंगोल क्या है इसकी बात करें तो ये वही सेंगोल है जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को ग्रहण किया था। यह अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया था। ये एक प्रकार का राजदंड, इंग्लिश में बोलोगे तो सेप्चर है, जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक को दर्शाता है। ये राजदंड 5 फीट तो लंबा है और इसके टॉप पर नंदी बैल हैं जो न्याय के प्रतीक हैं। तो नए संसद भवन से ये जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई है, ये मेन बातें यही हैं जो आपको ध्यान रखने वाली है। बाकी तो फिर इन्हीं बातों को घुमा फिरा करके मीठी चुपड़ी बातें बोल करके एक 5-10 मिनट का वीडियो तैयार हो सकता है, लेकिन बताने के लिए उनमें यही चीजें होंगी। मुझे तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 79। और भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, ध्यान रखना ब्रिटेन से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। और सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी कर देना, आप लास्ट में भूल जाते हो आप लोग। और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करा कीजिए। आज इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा शिव प्रसाद।
तो लेखक शिव प्रसाद ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, और अभी इसे उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने लॉन्च किया है। बाकी संदीप मारवा 8 years ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट नाम से बुक लिखी। फिरोज वरुण गांधी द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम की बुक लिखी। और कस्तूरी रे द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, पहली खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में। तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशाल क्षमताओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से खान मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा मुंबई में पहला माइनिंग स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वैसे हमारे खनन मंत्री माइनिंग मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। बाकी स्टार्टअप से आपको याद आएगा नेशनल स्टार्टअप डे, ये हम 16 जनवरी को मनाते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, इसमें टॉप पे तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत आ गया। यूनिकॉर्न किनके कहते हैं? वो स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है, उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। अभी आपको याद होगा हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। और पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न आपसे पूछेंगे तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। हमारा 100वां यूनिकॉर्न बना था नियो बैंक ओपन। अच्छा, स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब से होती है? 16 जनवरी 2016 से। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया था? समृद्ध पोर्टल, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा SV गंगापुरवाला। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी वैसे अभी 5 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। जैसे अभी राजस्थान हाईकोर्ट के नए बने थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने MS सत्यरत्न रामचंद्र राव। केरल हाईकोर्ट के नए बने सरसा वेंकटर नारायण भट्टी। और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के भी नए बने, उनका नाम है रमेश देवकीनंदन धानुका। और इनकी खास बात बताऊं, केवल ये 3 दिनों के लिए बने हैं, क्योंकि अभी 30 मई को इनकी उम्र 62 ईयर हो जाएगी। और आप जानते हो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट एज 62 ईयर होती है। तो मात्र 3 दिनों के लिए ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है, BV नागरत्न नाम है। और हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया। चलो बताओ, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। और देश की पहली पेपरलेस विधानसभा ये कहाँ की बनी? नागालैंड की। और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। और राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना, मलयालम भाषा में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। जबकि हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र ये शांति सैनिकों के योगदान और बलिदान को सम्मान करने के लिए ये दिन मनाता है। इस बार की थीम है शांति मेरे साथ शुरू होती है। अच्छा, अभी एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सैनिकों को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया। तो कितने भारतीय सैनिकों को किया? तो आंसर याद रखना 3 को किया है। 2 मैंने आपको बता दिए थे, शिशुपाल सिंह और सांवला राम विश्नोई। ये कांगो गणराज्य में शहीद हो गए थे। इनके अलावा एक और भारतीय हैं, शाबेर ताहिर अली, ये इराक में शहीद हुए थे।
तो ये तीसरे सैनिक का भी नाम याद रखना, शाबेर ताहिर अली इनका नाम है। फिर से आपको बोल रहा हूं, ये करेक्शन है, मैंने आपको दो नाम बताए थे, शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। इसमें एक नाम आप और जोड़ेंगे, शाबेर ताहिर अली का। इन 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र ने ये डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं एक बार। देखो, 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया, फायर फाइटर्स डे, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये साल में 2 बार होता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, तो इस बार 13 मई और 14 अक्टूबर को मना रहे हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस और 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, ये मई के तीसरे शुक्रवार को होता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, फिर 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया। अच्छा, मैंने 21 मई तक आपको रिवाइज करा दिया। अब इसके बाद हमने कौन कौन से डे मनाए ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन ने। तो अभी मई 2023 में अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स में विक्रम वेधा मूवी के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। इसमें बेस्ट फिल्म रही है दृश्यम 2 और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर माधवन को उनकी रॉकेटरी नाम की मूवी के लिए, जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया और उस मूवी के डायरेक्टर भी थे आर माधवन। और जो एक्टर हैं कमल हसन, उनको भारतीय सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया गया। याद रखना, ये जो आईफा अवार्ड से इनको बॉलीवुड का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, इस बार ये इसका 23वां संस्करण है। अच्छा, आपको याद होगा अभी 68 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें बेस्ट फिल्म रही थी गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को ही मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और गंगूबाई काठियावाड़ी के जो डायरेक्टर है संजय लीला बंचाली, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था राजकुमार राव को बधाई 2 मूवी के लिए। और अभी कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 जो कि इसका 76 नंबर का संस्करण था, फ्रांस में होता है, अभी इसमें मानद पाल्मे डी और अवार्ड किसे मिला? माइकल डगलस को। बाकी अभी 2023 के ऑस्कर अवार्ड्स की भी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा संस्करण है? 95 नंबर का। बेस्ट फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर हैं ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं मिशेल योह, किस मूवी के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर भी इसी मूवी के हैं डैनियल क्वैन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारे लिए रहेगा, हमारे एग्जाम के लिए, कि अभी किस भारतीय सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग चुना गया। तो एस राजामौली की RRR मूवी के गाने नाट्टू नाट्टू को, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं MM कीरावनी, जिनको अभी पद्मश्री भी मिला है। और इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भी किसने जीता? भारत की डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, इसने जीता। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता? भारत ने। तो पहले अगर बात करें कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की, तो ये हुआ कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में, जिसे भारत ने जीता। भारत ने किसे हराया? कजाकिस्तान को हराया।
वैसे अभी आप जानते हो एसीसी मेंस प्रीमियर कप का आयोजन नेपाल में हुआ था, उसको नेपाल ने जीता यूनाइटेड अरब अमीरात को हरा करके। और इस साल इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में होगा। चलो ये बताओ, अभी 59 नंबर का जो ईरानी ट्रॉफी है उसको किसने जीता? शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा के। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। जबकि 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? कर्नाटक ने मेघालय को हरा के। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और रणजी ट्रॉफी, रणजी तो क्रिकेट से आपको पता है, इसको सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा के। और अभी जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप हुआ था 2023 में ही, जो कि इसका दूसरा संस्करण था, ईरान में हुआ था। भारत ने जीता ईरान को हरा के। अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उड़ीसा में हुआ था, 15वां इसका संस्करण था ये। जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा के। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अटल भूजल योजना का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना को कब शुरू किया गया था? 2020 में। तो ये है अटल भूजल योजना, 2020 में लॉन्च होती है। किसने लॉन्च किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस योजना का वैसे मुख्य उद्देश्य क्या है? चिन्हित राज्यों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना। और वे चिन्हित राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरह। तो इस योजना में कितना खर्च है? 6000 करोड़ का, जिसमें से 3000 करोड़ तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया और बाकी 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। वैसे इसे 5 सालों के लिए शुरू किया गया था, पर अभी इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। और इसी तरह आपको याद है, अभी जल जीवन मिशन ये लॉन्च कब हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अभी आपको बताया, जल मंत्रालय ने पहली बार जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज, जैसे कि तालाब, झील, टैंक वगैरह, इनकी गणना की है। और बताया गया सबसे ज्यादा ये वाटर बॉडीज यानी कि जल निकाय किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। सबसे कम सिक्किम में बताए गए। चलो बताओ, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना। अभी संयुक्त राष्ट्र ने पहला जल सम्मेलन का आयोजन किया था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान को शुरू किया था। और आप जानते हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला ये बना था देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। राज्य में बात करोगे तो गोवा बना था। और अभी 24/7 नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था उड़ीसा का पुरी। वैसे वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर इंदौर है। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? केरल का कोच्चि। यहाँ पे जल मेट्रो का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक बोट होती है ना, उससे। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं ये बताओ? 22 मार्च को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए? तो आंसर होगा रेचप तैयप अर्दोगान। तो अभी टर्की का नया नाम तुर्की हो गया। तो अभी तुर्की के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं रेचप तैयप अर्दोगान। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने थे बोला टिनुबू, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद शाहबुद्दीन, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने क्रिस हिपकिंस। वैसे टर्की की बात करें, इसकी कैपिटल होती है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा। ये एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। अभी सीरिया और टर्की में भूकंप आया था, तो भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। अनातोलिया का पठार यह आपको टर्की में मिलेगा, जिसे एशिया माइनर पठार भी कहते हैं। टर्की में आपको वोन गोलू झील भी मिलेगी, सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये। और अभी टर्की ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम है टाइफून। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा कि मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुषों में बात कर रहे हैं, यानी कि मेन सिंगल का टाइटल। तो ये भारतीय ने जीता है, उनका नाम है HS प्रणय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे वुमेन सिंगल भी ध्यान रखो तो अकाने यामागुची ने जीता। जापान के प्लेयर हैं, लेकिन हमारे लिए तो HS प्रणय ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। और क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? बिहार ने। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? मौसम बिहार।
फिर आपसे पूछा 2023-24 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आर दिनेश को। फिर आपसे पूछा था कितने भारतीय सैनिकों को डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो आज के वीडियो में मैं करेक्शन करा चुका हूं आपको, 3 भारतीय हैं। एक बार फिर से सुन लो उन तीनों के नाम, शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई और तीसरे हैं शाबेर ताहिर अली। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया? श्री रामचरितमानस। अगला प्रश्न है 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाने वाला पहला डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन बना? फोन पे। अगला प्रश्न पूछा कहां के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता? चंडीगढ़। अगला प्रश्न पूछा टाटा केमिकल्स के एमडी सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? आर मुकुंदन को। फिर आपसे पूछा 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न पूछा कि मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया, वे कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है? 12 बार। और गाइस सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम लाइक तो कर ही देना अगर नहीं करा अभी तक। और जो भी आपका व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप होता है तो एक बार शेयर करने की कोशिश जरूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका टेस्ट मैंने बना दिया, क्विज बना दिया, ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। कहाँ पे? क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा रजनीश कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।